देखिए, मैं नगर क्षेत्र से विधायक हूँ, तो कटिहार नगर में जल जमाव की बड़ी समस्या लगातार रही है और उसके लिए मैंने जब नगर विकास एवं आवास मंत्री के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा था तो 2 अरब 19 करोड़ की लागत से स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम को हमने कटिहार में लागू किया, जिसका काम प्रारंभ हो चुका है। उसी प्रकार से कटिहार जिला का मुख्यालय होने के नाते सदर अस्पताल है, तो उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। तो मातृ शिशु अस्पताल जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, 20 करोड़ की लागत से उसका भवन निर्माण अब अंतिम चरण में है। और उसी प्रकार से बिहार सरकार का जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है, उसकी ओर से 100 बेड का 22 करोड़ की लागत से भवन का निर्माण अब अंतिम चरण में है। और इस प्रकार से क्षेत्र में खास करके कटिहार नगर निगम क्षेत्र में कोई बच्चों का या बुजुर्गों के लिए या सामान्य लोगों के लिए कोई पार्क नहीं था। मैंने 3 पार्क का निर्माण करवाया और इतना ही नहीं, मेरे नगर में कोई अच्छा व्यायामशाला नहीं था, तो कला संस्कृति युवा खेल विभाग की ओर से मैंने एक बड़ा व्यायामशाला का भी निर्माण कराया। और इतना ही नहीं, मेरे बिहार में बहुत पहले कम इंजीनियरिंग कॉलेज थे, लेकिन कटिहार में हमने एक बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज का भी निर्माण कराया, राजकीय पॉलिटेक्निक स्थापित किया। दोनों संस्थाएं आज बेहतर ढंग से चल रही है। और मुख्यमंत्री नगर विकास योजना से जितनी भी जर्जर सड़कें थी उसका हमने निर्माण करवाया। जो श्री कृष्ण गौशाला है उसकी भी सौंदर्यीकरण के लिए हमने राशि दी। और ख़ास करके मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 प्रखंड हैं, दोनों प्रखंडों के सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं थी और मैंने सभी सड़कों का निर्माण करवाया। हसनगंज प्रखंड में प्रखंड कार्यालय परिसर नहीं था, 22 करोड़ की लागत से एक भव्य प्रखंड कार्यालय का निर्माण करवाया। हमारे क्षेत्र में पहले अच्छे अस्पताल नहीं थे प्रखंडों में, तो हसनगंज प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया है। और इस प्रकार से जो कई आधारभूत ऐसी संरचनाएं थी जो हमारे कटिहार विधानसभा क्षेत्र में उपलब्ध नहीं थी, उन सारी चीज़ों को मैं धीरे धीरे अपने विधानसभा क्षेत्र में उसका निर्माण और उसको चालू कराने का मैंने एक सफल प्रयास किया है। नहीं, देखिए, मैं तो संघ का बाल्यकाल से कार्यकर्ता रहा हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सन 72 से 78 तक मैंने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया और उसी दौरान 74 आंदोलन से भी मैं काफ़ी सक्रियता से जुड़ा हूँ। और फिर मैं 1982 में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में और पदाधिकारी के रूप में कार्य प्रारंभ किया। और मेरा पहला विधानसभा क्षेत्र का चुनाव 2005 नवंबर मास में हुआ था। उसमें मैंने मात्र 116 वोट से अपनी जीत दर्ज की, लेकिन उसके बाद के सभी चुनाव में 20,000, 15,000, 11,000 से मैं लगातार चुनाव जीतता रहा, जो अपने आप में एक मेरे विधानसभा क्षेत्र का रिकॉर्ड है। और फिर बिहार विधानसभा में मैं सचेतक के रूप में और कई दायित्वों के रूप में निर्वहन किया। लेकिन विगत जो श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी एनडीए की, उस सरकार में मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में एवं मेरे जिम्मे करीब 7 विभाग थे। लेकिन बाद के कालखंड में वित्त, वाणिज्य कर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री के रूप में अपने कार्य का निर्वहन किया। और बेहतर ढंग से मैंने 2 बजट भी पेश करने का अवसर मिला बिहार का। और मैं बिहार का 5वां
उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन किया और मैंने कई नई चीज़ों को अपने विभागों में लागू करने का प्रयास किया। विगत दिनों जो बिहार में स्थानीय नगर निकाय के चुनाव हुए उसमें सीधे सभापति, अध्यक्ष एवं मुख्य पार्षद का चुनाव आम लोगों के द्वारा करवाया। इसके पहले बिहार में अप्रत्यक्ष चुनाव होते थे, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता था। उसका एक अच्छा परिणाम हुआ। तो इस तरह से मैं बिहार सरकार में मंत्री के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन किया। वर्तमान में मैं बिहार विधानसभा अंतर्गत लोक लेखा समिति के सभापति के रूप में अपना दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। देखिए, भारतीय लोकतंत्र में जो सबसे अच्छी बात है कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका शिक्षा से दूर था और सामाजिक दृष्टि से भी काफ़ी पिछड़ापन था। लेकिन भारतीय लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देते हुए उन्हें गवर्नेंस में उसकी अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करने का मौका मिला। चाहे वो अच्छा वो एकेडमिक कैरियर रखता हो या निरक्षर हो या एकेडमिक दृष्टि से कम पढ़ा लिखा हो, सामाजिक दृष्टि से वो दलित हो, महादलित हो या अग्री जाति हो, चाहे ओबीसी हो, ईबीसी हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई लैंगिक असमानता नहीं दिखा। सबों को जो लोकतंत्र का एक महापर्व है चुनाव का, सबों को अवसर मिला। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है और मैं तो हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि संविधान सभा में जो महानुभाव उसके सदस्य थे उन्होंने एक बेहतर निर्णय लिया और उसी निर्णय के कारण भारतीय लोकतंत्र आज फल फूल रहा है। और इसके लिए मैं बिहार से ही जो प्रथम राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के, और प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं इन दोनों महानुभावों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि इनके कारण भारतीय लोकतंत्र आज भी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि अगर लोकतंत्र देखना है तो भारत जाकर देखो। तो यह टिप्पणी कोई सामान्य टिप्पणी नहीं है। कहीं न कहीं भारतीय लोकतंत्र जो आज इतना मजबूत है उसके संबंध में अमेरिका के राष्ट्रपति का यह टिप्पणी कहीं न कहीं एक मायने रखता है। नहीं, देखिए, बिहार विधान सभा का जो प्रथम बार मैं चुनाव लड़ा, मेरे लिए वो यादगार वो चुनाव है, क्योंकि मुझे फरवरी 2005 में टिकट नहीं मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नवंबर 2005 में मुझे टिकट दिया और मात्र 116 वोट से मुझे कटिहार की जनता ने सेवा करने का अवसर दिया। और इतना ही नहीं, जो हमारे प्रतिद्वंदी थे उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में चुनाव से संबंधित मुकदमा दर्ज कर दिया। फिर सर्वोच्च न्यायालय मुझे जाना पड़ा और लेकिन मैं लगातार अपने क्षेत्र की सेवा करता रहा और बड़ा वो कठिन दौर था। पटना उच्च न्यायालय, फिर भारत का सर्वोच्च न्यायालय में इससे जुड़े हुए मुकदमे को लड़ना और साथ साथ क्षेत्र की सेवा करना, और कहीं न कहीं एक द्वंद्व तो था। भविष्य के बारे में भी चिंता थी कि इस चुनाव परिणाम क्या आगे माननीय न्यायालय के द्वारा क्या निर्णय होगा। लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा रही, न्यायालय ने भी उचित, सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे बड़ा अवसर दिया और फिर कभी मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा। और सबसे जो रोचक बात है मेरे कटिहार विधानसभा क्षेत्र की कि 1952 से लेकर 1962 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक जो
जीते हुए उम्मीदवार थे वो लगातार जीते थे। उसके बाद कटिहार विधानसभा क्षेत्र का यह कीर्तिमान रहा और यह कीर्तिमान मेरे द्वारा बनाया गया कि 2005 से लेकर अब तक मैं लगातार चुनाव जीतता रहा। अन्यथा बड़े बड़े उम्मीदवार रहे, विधायक बने, उन्होंने राज्य की और कटिहार की सेवा भी की, अच्छे राजनीतिक चुनाव जीत कर आए। लेकिन लगातार दूसरी बार कोई दूसरा विधायक जीत कर नहीं आ पाया। फिर बाद में दूसरी बार वो जीते। लेकिन मैं कटिहार की महाजन मतदाता और जनता के प्रति आज भी कृतज्ञ हूँ। उन्होंने मुझे लगातार कटिहार विधानसभा क्षेत्र में मुझे सेवा करने का अवसर दिया। ये मेरे लिए एक बड़ा अवसर है कि कटिहार की जनता ने हम पर विश्वास जताया और उसके कारण मुझे सेवा करने का लगातार मौका मिला। मैं तो मध्यवर्गीय व्यवसायी परिवार से था और बिहार में उप मुख्यमंत्री के पद तक मैं मुझे काम करने का अवसर दिया। तो मेरे लिए तो बड़ा, मेरे जीवन का बड़ा रोमांच ये था। मेरी तो व्यवसायिक पृष्ठभूमि थी, लेकिन बचपन से सामाजिक जीवन में काम करने का जो एक ललक था, जो एक जुनून था, और मुझे लगता है कि यही जुनून मुझे राजनीतिक क्षेत्र से भी सेवा करने का बेहतर अवसर दिया। मैं इसके लिए अपने कटिहार की जनता का और भारतीय जनता पार्टी के अपने तमाम तात्कालीन और वर्तमान सभी नेताओं के प्रति, अपने कार्यकर्ता मित्रों के प्रति, अपने परिवार के सदस्यों के प्रति, मेरे पिताजी ने मुझे काफ़ी सहयोग किया, मेरी माताजी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सबों ने मुझे काफ़ी सहयोग किया। मैं सबों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, मेरे जीवन में हमेशा सहजता रही और जो आम लोग जो हमसे मिलते हैं, जो अपेक्षा करते हैं, वो हमारी बड़ी ताकत रही। मैं बहुत सहजता से मिला। जब मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में था, जो मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा पद है, लेकिन मुझे कभी भी ये सारे पद को लेकर मेरे मन में कभी कोई घमंड का अनुभव नहीं आया। मैं सामान्य रूप में ही लोगों की सेवा करता रहा, मिलता रहा, और मुझे लगता है कि यही हमारी ताकत रही कि लोगों ने कहीं न कहीं मुझे अपनापन दिया। बहुत सहजता से मिलते थे और कटिहार के लोगों का, कहिए तो बिहार के जो लोग हैं उनका एक बड़ा भरोसा रहा, क्योंकि मैं बड़ी ईमानदारी से कुछ बातें आई, कोई हमारा मतदाता संकट में, अपना कार्यकर्ता संकट में है, तो मैं तुरंत उसके समाधान के लिए प्रयास किया और मैं आम लोगों से सीधा बात करता था। ये हमारी बड़ी ताकत रही और इसका बहुत अच्छा परिणाम भी आया। लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि हम सीधे बात करते हैं, सीधे मिलते हैं, सीधे उनकी समस्याओं से रूबरू होते हैं। क्षेत्र जाने का लगातार अवसर मिला और बहुत गाँवी भाषा में भी हम लोगों से बात करते रहे और हर आदमी ने मुझे अपना समझा, मेरे घर का बेटा समझकर मुझे सम्मान दिया। देखिए, मैं युवा पीढ़ी को कहना चाहूँगा कि आप एक बड़ी ताकत है। पहले बोला जाता था कि युवा कल के भारत है, लेकिन मेरा कहना है कि युवा आज के भारत है। और जिस प्रकार से युवाओं ने इज डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप और कई नई चीज़ों को जिस प्रकार से उन्होंने देश में प्रतिपादित किया है, यह बहुत अनोखा है। कई नए जो आइडियाज़ हैं उन्होंने इतना बेहतर ढंग से रखने का काम किया। मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि भारत की अपनी एक सांस्कृतिक अवधारणा है और भारतवर्ष ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ी ऊंचाई को प्राप्त की है। लेकिन उसके बावजूद भी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन 25 वर्षों
को स्वर्ण काल के रूप में देखा है और देश को कहीं न कहीं आह्वान किया है कि अगला जो 25 वर्ष है, जब हम आज़ादी के 100वें वर्ष में रहेंगे तो देश कहीं न कहीं पूरे विश्व का गुरु बने। और विकसित राष्ट्र के लिए श्री मोदी की तो अपनी चिंता है। और विगत 75 वर्ष जो हम सबों का बीता है आज़ादी के कालखंड का, उस आलोक में जो आगामी 25 वर्षों का संकल्प उन्होंने दिया है, उसे सिद्धि तक पहुंचाने में युवा आगे बढ़ें, वो अच्छे नागरिक बने। अभी अच्छा नागरिक बनना ज़्यादा लगता है देश की आवश्यकता है। कोई नौकरी पा लेना, कोई बड़े पदों पर चला जाना, यह तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि देश के लिए जीना और देश के लिए मरना ये ज़्यादा आवश्यक है। युवा उसको ग्रहण करें, यही हमारी कामना है। और मैं अपनी शुभकामना भी देता हूँ युवाओं को कि आप आगे बढ़ें, देश आपको कहीं न कहीं देख रहा है।